नमस्कार प्यारे साथियों। कल हमने मूल विधि में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पढ़ा था। इससे हम आगे की धारा आज देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। धारा 3J जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है। सीमांत कृषक किसान जिसके पास 1 एकड़ या असिंचित भूमि है या जिसके पास आधा एकड़ सिंचित भूमि है उसे सीमांत किसान के अंतर्गत आता है। धारा 3ZE का क्लोज 3Z का ई क्लोज छोटा कृषक 2 एकड़ तक की असिंचित भूमि तथा या फिर 1 एकड़ तक सिंचित भूमि के अंतर्गत आता है। धारा 4 भूमि का अन्वेषण क्यों करते हैं? लोकहित यदि सरकार भूमि का अधिग्रहण करना लोकहित में यदि सरकार भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो नंबर 1 भूमि अर्जन वाले क्षेत्र में पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम से परामर्श करेगी। नंबर 2 सरकार एक तारीख निश्चित करेगी तथा उस पर स्टडी या पब्लिक परपेस करेगी। नंबर 3 अध्ययन करेगी, प्रारंभ होने की तिथि से 6 माह के भीतर पूरा कराएगी। पब्लिक पर्पस नंबर 2 प्रभावित या विस्थापित कुटुंबों की संख्या स्टडी में ये काम करेगी। नंबर 3 संपत्ति अधिग्रहण से प्रभावित। नंबर 4 स्टडी की रिपोर्ट पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, कलेक्टर या एसडीएम तहसील कार्यालयों में लोकल लैंग्वेज में पहुंचाएगी। नंबर 5 सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करेगी। नंबर 6 स्टडी रिपोर्ट की जांच विशेषज्ञों से करेगी। नंबर 7 स्टडी रिपोर्ट की परीक्षा कराएगी। धारा 11 भूमि के अधिग्रहण की सूचना जब सरकार को आवश्यक लगेगा कि भूमि का अधिग्रहण लेना है। नंबर 1 ब्यौरा सहित भूमि के लिए एक अधिसूचना जारी किया जाएगा। नंबर 2 नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा स्थानीय भाषा में। कहाँ पर? 2 दैनिक समाचार पत्रों में और कार्यालयों, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, कलेक्टर आदि सरकार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। धारा 12 भूमि का प्रारंभिक सर्वे। धारा 12 में भूमि का प्रारंभिक सर्वे होगा। भूमि का प्रारंभिक सर्वे किया जाएगा। नंबर 1 नंबर 2 भूमि के मालिक को प्रारंभिक सर्वे से कम 60 दिन का समय दिया जाएगा उसे अपनी बात रखने का। 60 दिन का समय कम से कम यदि कोई बात रखनी है तो इन 60 दिनों के भीतर भूमि का मालिक रख सकता है। धारा 16 में प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का तैयार किया जाना इसको कलेक्टर जिला का डीएम करेगा। धारा 17 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम पुनर्वलोकन। धारा 19 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और प्रकाशन। धारा 23 कलेक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन निर्णय कलेक्टर जांच करेगा, हस्ताक्षर सहित निर्णय देगा पुनर्वासन पर भी और पुनर्व्यवस्थापन पर भी और प्रतिकर पर भी। धारा 26 कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार भूमि का अवधारण कलेक्टर भूमि के मूल्य का निर्धारण करेगा। नंबर 1 उस क्षेत्र के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में बताया गया है भूमि बाजार देखकर। नंबर 2 आसपास के गांव या पड़ोसी क्षेत्रों की भूमि के औसत विक्रय मूल्य को देखकर करेगा। धारा 27 में प्रतिकर या मुआवजे की बात की गई है। धारा 27 प्रतिकर मुआवजे की रकम का निर्धारण करना। कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करके भूमि से संबंधित सभी सामानों को जोड़कर मालिक को दिए जाने वाली मुआवजे की रकम की गणना करेगा। धारा 38 अधिग्रहित अर्जित की जाने वाली भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति कलेक्टर के पास है। जो कि सरकारी जमीन है उनके
अपने अधिग्रहण करने की शक्ति डीएम के पास होती है। धारा 41, SC/ST क्षेत्रों में अर्जन ना किया जाए ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। धारा 48 इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पुनर्वसन और पुनर्विस्थापन समिति की स्थापना। इसकी समिति की स्थापना कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी, तथा मॉनिटर करने के लिए धारा 50, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट धारा है। राज्य पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन समिति की स्थापना राज्य सरकार करेगी, मॉनिटर काम करने का। धारा 51, धारा 51 भी हमारी इम्पोर्टेंट धारा है। एक, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन प्राधिकरण की स्थापना कौन करेगा? समूची सरकार, यानी दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करेंगे। धारा 52 में कहा गया है प्राधिकरण की संरचना केवल एक व्यक्ति नियुक्त करेगा। नियुक्ति में समूची सरकार हो सकती है। धारा 53 में कहा गया है पीठासीन अधिकारी। धारा 53 पीठासीन अधिकारी वह जिला जज हो या 7 साल से वकालत का अनुभव हो। 7 साल से उसे वकालत का अनुभव हो, ये इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। एक पीठासीन अधिकारी की ये योग्यता है धारा 53 के तहत। पीठासीन की पदावधि धारा 54 में। पीठासीन की पदावधि नियुक्ति की तारीख से 3 साल या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए। धारा 74, यदि प्राधिकरण के निर्णय में कोई असंतुष्ट है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील डाल सकेगा। कब? प्राधिकरण के निर्णय की तारीख से 60 दिनों के भीतर। अगर कोई सरकार की बात से असंतुष्ट है, प्राधिकरण के निर्णयों से असंतुष्ट है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है 60 दिनों के भीतर। अपील 6 माह में पूरी कर दी जाएगी और उसकी अपील की सुनवाई 6 माह में पूरी कर दी जाएगी। धारा 84, झूठी जानकारी या गलत तरीके से की गई कार्यवाहियों के लिए दंड है। इस एक्ट के अंतर्गत गलत, झूठी या भ्रामक जानकारी दस्तावेज देगा। इसमें जेल 6 माह तक हो सकती है तथा यह सादा या कठोर कारावास हो सकता है। फाइन 1 लाख रुपए तक लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 85, इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दंड, यदि कोई दंड है। धारा 85 में एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दंड है। यदि कोई मुआवजा देने में, पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में गड़बड़ करेगा तो उसके लिए जेल 6 माह तथा 3 में अधिकतम मिनिमम 6 माह जेल तथा अधिकतम 3 वर्ष की जेल प्लस फाइन भी हो सकता है। धारा 86 में कंपनियों का अपराध। धारा 87, सरकारी विभागों द्वारा अपराध। धारा 88, न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान या सुनवाई करना, महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा। अन्य स्थानों पर GMFC, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। धारा 89, अपराधों का संज्ञेय। इसके तहत अपराध असंज्ञेय होंगे, ये बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। धारा 109, समूची सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 110, यदि केंद्र सरकार नियम बनाती है तो बनाए गए नियमों को 30 दिन के लिए संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। धारा 111, राज्य सरकार नियम बनाती है तो राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। यदि केंद्र सरकार नियम बनाती है तो संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। ये हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 आज हमारा 2013 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने इसमें जो जो इम्पोर्टेंट धारा हैं उन सभी को धाराओं को बता दिया है, जो कि एक RWA के राम सर द्वारा पढ़ाया गया है। मैं उन्हीं के हैंड रिटन नोटों से आपके लिए बता रहा हूँ। हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम पूरा
पूरा हो गया है। कल हम कोई एक नया अध्याय देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे साथी को।